नमस्कार, मैं एडवोकेट श्याम मिश्रा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो 3 मुख्य कानून भारत सरकार ने बदल दिए हैं और 1 जुलाई 2024 से जो लागू हो गए हैं, उनमें ऐसी मुख्य क्या परिवर्तन हुए हैं जो पहले नहीं थे और जो पहले थे तो उन्हें हटा दिया गया है और जिन्हें जानना हर किसी के लिए, हर भारतीय के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हों, पुलिस ऑफिसर हों, वकील हों, कानून के छात्र हों या आपकी तरह आम जनता हो, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। यानी अगर आपको फैक्ट्स की अनभिज्ञता है तो आप बच जाओगे, लेकिन आप यह कहकर नहीं बच सकते कि इस कानून के बारे में मुझे पता नहीं था। तो इसलिए उन तीनों कानूनों को पढ़ना, जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं जो 3 कानून बने हैं उनमें मुख्य परिवर्तन क्या हुआ है, जो जानना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उसकी बात करूंगा। पहले हम उन 3 कानूनों के नाम जानेंगे और पुराने कानूनों को रिप्लेस किया गया है उनके नाम जानते हैं। सबसे पहला कानून है पीनल एक्ट, जो पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड 1860 का जो था भारतीय दंड संहिता, उसकी जगह अब लाया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में बीएनएस कहेंगे, आईपीसी की जगह बीएनएस। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973, जिसकी जगह लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी सीआरपीसी की जगह लाया गया है बीएनएसएस 2023। और तीसरा एक मुख्य कानून जो एविडेंसेस, गवाहों और साक्ष्यों से संबंधित है, जो मुख्य तरह से क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं में काम आता है, वो था इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको बदलकर अब नया कानून लाया गया है भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस 2023। तो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। और अब मैं बता दूं आपको मुख्य चेंज क्या किए गए हैं। सबसे पहला चेंज जो जानना बेहद ज़रूरी है वो है एफआईआर के संबंध में, एफआईआर लॉन्च कराने के संबंध में। इसमें 2 मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन है जिसके लिए आम जनता बेहद परेशान थी। जी हाँ, आप देखते होंगे कई बार हमें सुनने को मिलता है कि पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में गया, उसे वहाँ एफआईआर ना दर्ज कर भेज दिया गया कि यह घटना हमारे थाने की नहीं है, दूसरे थाने में जाइए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में यह आया है कि इस तरह के एफआईआर को आप दर्ज करेंगे, चाहे वो आपके एरिया में ऑफेंस नहीं हुआ, उसे आप 0 एफआईआर करके दर्ज करेंगे और फिर ट्रांसफ़र करेंगे उस एरिया में जहाँ पे अपराध हुआ है, उस पुलिस स्टेशन को। लेकिन प्रोविज़न नहीं था, तो अब 173 बीएनएसएस में स्पष्ट प्रोविज़न कर दिया गया है कि 0 एफआईआर दर्ज होगी। यानी अगर पुलिस के पास कोई व्यक्ति जाता है, पीड़ित व्यक्ति जाता है या कोई भी व्यक्ति जाता है कि कोई अपराध हुआ है, तो पुलिस अगर कहती है कि यह अपराध हमारे जुडिक्शन में, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं हुआ, तब भी उसे दर्ज करना होगा और वो 0 एफआईआर कहलाएगी। बाद में आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, दूसरा मुख्य परिवर्तन क्या हुआ, पहले एफआईआर करवाने के लिए पीड़ित को या किसी भी परिवादी को पुलिस स्टेशन में भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से जाना होता था, लेकिन अब आप ऑनलाइन एफआईआर भी करवा सकते हैं। आप फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी एफआईआर करवा सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी आप डिजिटल एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर, ई एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ई एफआईआर के संबंध में प्रोविज़न ये रखा गया है, ई एफआईआर कराने के बाद आपको 3 दिन में पुलिस स्टेशन जाना होगा और ई एफआईआर को साइन करके उस एफआईआर को, ई एफआईआर को एफआईआर में तब्दील करवा सकते हैं, अन्यथा उसकी कोई महत्वता नहीं रह जाएगी। तो ये 2 मुख्य परिवर्तन किए गए हैं एफआईआर से संबंधित। इसके बाद एक मुख्य परिवर्तन किया गया है सर्च वारंट से संबंधित।
अगर पुलिस आपके पास या किसी के पास भी सर्च वारंट लेकर घर या आपके दुकान ऑफिस सर्च करने आती थी तो पुलिस को वीडियोग्राफी करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रोविज़न किया गया है कि पुलिस सर्च वारंट कर लाते समय, सर्च करते वक्त उस जगह की वीडियोग्राफी करेगी, अन्यथा वह सर्च अवैध होगी। तीसरा मुख्य परिवर्तन किया गया है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है किसी अपराध में तो उसमें फॉरेंसिक जांच मैंडेटरी कर दी गई है। तो ये 4 परिवर्तन जांच से और एफआईआर से संबंधित, सर्च वारंट संबंधित थे। इसके अलावा एविडेंस से संबंधित ये मुख्य परिवर्तन किया गया है कि अब फ़ोन और लैपटॉप को अगर वो ओरिजिनल हैं तो उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो उन्हें प्राइमरी एविडेंस माना जा सकता है। पहले ये सेकेंडरी एविडेंस माने जाते थे। इसके बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी में मुख्य अपराध जो पहले नहीं थे वो अब भारतीय न्याय संहिता में जोड़े गए हैं। जैसे मुख्य अपराध है आतंकवाद, जी हाँ, टेररिज्म, जो बीएनएस की धारा 113 में डिफाइन किया गया है, जो कहता है कि अगर भारत की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को कोई थ्रेट मिलती है बॉम्ब के यूज़ करके, लेथल वेपन्स के यूज़ से, आग से, केमिकल से, गैस से, तो उसे टेररिज्म माना जाएगा, आतंकवाद माना जाएगा, सज़ा उसमें मृत्युदंड भी हो सकती है। दूसरा मुख्य अपराध जोड़ा गया है वो है मॉब लिंचिंग। जी हाँ, हाल ही के कुछ सालों में आपने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन उसके बारे में आईपीसी में कोई स्पष्ट प्रोविज़न नहीं था। लेकिन अब बीएनएस में धारा 103 क्लॉज 2 में स्पष्ट मॉब लिंचिंग जोड़ दिया गया है। भीड़ के द्वारा अगर कोई मृत्यु कारित की जाती है तो उसमें, उस मॉब लिंचिंग में सज़ा आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिल सकता है। तो ये 2 मुख्य अपराध जोड़े गए हैं। इसके अलावा कुछ अपराध हटाए भी गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अपराधों को हटाने के लिए पहले ही जजमेंट्स में कह दिया था, लेकिन वो अपराध बने हुए थे। उनमें मुख्य अपराध जो है वो है अडल्ट्री का। अगर दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अडल्ट्री कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था जोसेफ शाइन के जजमेंट में, लेकिन संसद के द्वारा वो जो अडल्ट्री का प्रोविज़न था डिलीट नहीं किया गया था, लेकिन अब उस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। ऐसा एक दूसरा अपराध था अननेचुरल सेक्स से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस, गे, लेस्बियन के बारे में तो कह दिया था कि ये अपराध नहीं है, लेकिन अननेचुरल इंटरकोर्स, जो अप्राकृतिक मैथुन है, वो अभी अपराध बने हुए थे 377 में, उसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में हटा दिया गया है, अभी अपराध नहीं होगा। तो ये मुख्य परिवर्तन थे। इसके अलावा एक मुख्य परिवर्तन और किया गया है जो वकीलों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और वो है रिमांड से जुड़ा हुआ, पुलिस रिमांड से, पुलिस कस्टडी से, कि कितने दिन पुलिस आपको हवालात में रख सकती है, पुलिस कस्टडी कितने दिन मिल सकती है। परिवर्तन नहीं किया गया है। सीआरपीसी में भी यही था, 167 सीआरपीसी में भी यही था कि 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखेगी, इनिशियल 15 दिन, गिरफ्तारी के शुरू के 15 दिन में, उसके बाद में आपको जेल जाना होगा। अब 187 बीएनएसएस में एक परिवर्तन किया गया है। इसमें भी पुलिस कस्टडी की लिमिट 15 दिन ही रखी गई है, लेकिन शुरू के 15 दिन नहीं, शुरू के 40 दिन या शुरू के 60 दिन के अंदर कभी भी पुलिस कस्टडी मांग सकती है और मजिस्ट्रेट कभी भी एक साथ या टुकड़ों में पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। अब 60 दिन या 40 दिन कैसे डिसाइड होंगे, उसके लिए प्रावधान ये है कि अगर अपराध 10 साल से ज़्यादा सज़ा से दंडनीय है तो जो कस्टडी लिमिट है, कस्टडी टाइम है, वो 90 डेज़ होता है, और 10 साल से कम सज़ा से पनिशेबल है, डेथ से और आजीवन कारावास से पनिशेबल नहीं है, तो 60 दिन का रिमांड होता है, जिसमें शुरू के 15 दिन पहले पुलिस कस्टडी थी, लेकिन अब अगर वो 60 दिन की रिमांड टोटल है तो शुरू के 40 दिन में पुलिस कस्टडी कभी भी ली जा सकती है,
और अगर वो 90 दिन की टोटल कस्टडी उसमें दी जा सकती थी, तो शुरू के 60 दिन में कभी भी पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है और मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है। आई होप आप सभी को ये कानून की जो मुख्य परिवर्तन हैं वो समझ में आ गए हों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर इस वीडियो में कुछ बात आपको समझ में ना आई, कुछ समझने में प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।